राजेश जी के पास आता हूँ, फिर मैं हेमंत जी के पास आऊंगा। राजेश जी, एक तरह सुबह एपिसोड भी आया है। एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई शी जिनपिंग के बीच में और बाइडन के बीच में। पलक पावड़े बिछा दिए अमेरिका ने। ऐसा रेड कारपेट वेलकम दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता। शायद मुझे लगता है कि बाइडन के इतिहास में इससे बड़ा वेलकम उन्होंने किसी को दिया नहीं होगा जितना जिनपिंग को दिया है। वेट भी है उनका, वजन भी है, ऐसी बात नहीं, देना ही पड़ेगा। लेकिन काफी जगह पर तलखी थी, लेकिन जिनपिंग इतने ब्लंट थे पूरी मीटिंग में। 2 घंटे की मीटिंग थी, सारे बाकी ऑफिशियल्स भी बैठे थे। मैं हैरान हो गया कि अमेरिका ने आज घुटने टेके, मैं आपको बताऊं। और कुछ संकेत उन्होंने भारत और रशिया को दिए। ये पहली बार हुआ है। संकेत पहला ये दिया कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर इतनी जगह है कि 2 सुपर पावर रह सके। ये पहला संकेत दिया, यानी कि रशिया को बता दिया कि तू सुपर पावर नहीं है, अब मैं सुपर पावर हूं। और हिंदुस्तान को एक तरह से इनडायरेक्ट मैसेज दिया कि तेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, तू बाजू में बैठ जा। तो सिर्फ 2 ही सुपर पावर है, एक मैं हूं और एक अमेरिका है। साथ में धमकी भी दे दी कि इन दोनों सुपर पावर को दुनिया में कंपटीशन में तो जाना ठीक है, बट कंपटीशन टू कॉन्फ्लिक्ट में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और अमेरिका ने उनकी सारी बातें मानी, मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात मानी, मिलिट्री एक्सचेंज की बात मानी, ट्रेड की बात मानी, इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात मानी। एक एक मुद्दे पर बात मानते चले गए और यह भी कह दिया कि ताइवान के ऊपर आप इंटरफेयर मत करना, मेरा हिस्सा है ये। अमेरिका को बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना पड़ा कि वो तानाशाह है। तो उन्होंने पूछा कि वो डिक्टेटर है, तो बचने की कोशिश करते नजर आए बाइडन और कहते हैं नहीं, मेरा कॉन्टेक्स्ट उसमें था कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो उसका जो मालिक होता है तानाशाही होता है वो। इट मींस ही वाज ऑन द डिफेंसिव इन द एंटायर मीटिंग, और उसके बाद बाहर भी। तो चाइना की ये बहुत बड़ी जीत हुई है यहां पर। अब चाइना बॉर्डर भी हमारे साथ लगता है सर, तो हम तो वैसे ही कमजोर हो गए। मोदी जी चीन पे बोलते नहीं बिल्कुल भी, ऐसा लगता है कि उनके लिप्स आर सील्ड। पीओके, अगर आप ध्यान रखें तो शायद पिछले 10 सालों में आपने मोदी जी के मुंह से पीओके का वर्ड नहीं सुना होगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का। ही हैज नेवर अटर दिस वर्ड कि मैं पीओके को वापस लूंगा। ऐसा शब्द सुना नहीं होगा आपने सर कभी भी। अल्टीमेटली कौन सा ऐसा मुद्दा हो सकता है, सारे मुद्दे तो फेल हो गए हैं, क्या बन सकता है जिसके सारे मोदी जी अपनी वापसी कर पाए? ठाकर साहब, आप तो गुजरात से हैं, जितना आप जानते हैं मोदी को शायद हम में से उतना कोई भी नहीं जानता है। देखिए, जहाँ तक नरेंद्र मोदी की विदेश नीति है, तो विदेश नीति में शी जिनपिंग को यहाँ हमारे ही साबरमती के रिवर फ्रंट में उन्होंने झूला झुलाया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ट्रंप हो, जी जिनपिंग हो या रशिया हो, मोदी जी को ये विदेश नीति के अंदर झूला में झुला रही है। और इसीलिए हमारी विदेश नीति कभी रशिया की ओर, कभी अमेरिका की ओर, कभी जो है वो पाकिस्तान में जाकर अचानक उतर जाना और वहां पर केक खाने वापिस आ जाना, यहाँ आकर फिर सर्जिकल स्ट्राइक की बात करना। जी जिनपिंग को यहाँ पर बहुत बड़ा वेलकम देने के बाद सरहद पर जो अतिक्रमण हो रहा है उस पर खामोश रहना, ट्रंप के लिए जो है कैनवासिंग कर लेना हमारे देश के प्रधानमंत्री का, यहाँ पर नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम कर लेना, और उसके बाद में ट्रंप जब पराजित हो जाते हैं तो ट्रंप किस प्रकार से भारतीय लोगों को और भारत के बारे में बोलने लगते हैं। तो ये सारी चीजें बात बता रही है कि बहुत कंफ्यूज जो है विदेश नीति रही है। और विदेश नीति या कूटनीति जो है वो किसी व्यक्ति की ब्रांड बनाने के लिए नहीं होती, ये बहुत गंभीर और सीरियस चीज होती है। ये अभी तक जो है नरेंद्र मोदी समझ नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए जो है विश्व गुरु होने की जो उनकी बात है, और सर्जिकल स्ट्राइक की जहां तक बात होती है, तो एक सर्जिकल स्ट्राइक मणिपुर भी चाहता है कि वहां पर राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो वहां पर राजनीतिक इच्छा शक्ति वो दिखाए। मिजोरम में ये चुनाव की जब बात कर रहे हैं, तो मिजोरम में चुनाव चल रहे हैं, वो भी भारत का एक हिस्सा है। वहां भी आपके जो भी बचे कुछ जितने भी प्रत्याशी वहां पर है, वो भी जो है नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं, उनके रोड शो का इंतजार कर रहे हैं। वो भी जो है मोदी मैजिक जो है मिजोरम में हो और वो विधायक बन जाए, इस चीज का इंतजार कर रहा है। तो जहां तक ये सारी बातें हैं अब धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में आने लगी,
और जो नैरेटिव्स है वो नैरेटिव्स धीरे-धीरे चेंज होते जा रहे हैं। जिस प्रकार के सोशल इंजीनियरिंग और को तोड़ने के लिए हिंदुत्व का कार्ड जो है भारतीय जनता पार्टी ने चला था, वो हिंदुत्व के कार्ड के काउंटर में फिर से सोशल इंजीनियरिंग वाला कार्ड जो है उसमें बिहार जैसे गुजरात में हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाई गई थी, बिहार को आज उसी सोशल इंजीनियरिंग की लेबोरेटरी बनाई है। और उससे जो है हिंदुत्व का जो एक गैदरिंग था भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उसको जो है बिखेरने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की गई। दूसरी चेहरे की राजनीति थी, उस राजनीति में भी हिमाचल, कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब ये सारे जो नतीजे आए हैं, उन्होंने भी ये बता दिया है कि अब जो नरेंद्र मोदी है, वो अजय ब्रांड नहीं है। अगर प्रदेश में आपका संगठन अच्छा नहीं है, आपकी सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है, आपके पास प्रदेश लेवल पर कोई सक्षम नेतृत्व नहीं है, तो नरेंद्र मोदी के पास ऐसी कोई जादुई छड़ी नहीं है, जो वहाँ आकर आपको जीता जाए। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, अब जब छत्तीसगढ़ का मुद्दा उठाते हुए, तो नरेंद्र तोमर के बेटे का मुद्दा वहाँ पर उठ जाता है, तो आपका जो भ्रष्टाचार है वो भी वहाँ पर न्यूट्रल हो जाता है। तो हिंदुत्व आपका न्यूट्रल हो गया, आपकी राष्ट्रीयता है, वो भी जो है धीरे-धीरे लोगों को पता चलने लगी। जिस प्रकार से आपने ये आज का सब्जेक्ट चुना है कि क्या पुलवामा या ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये पब्लिक भी चर्चा कर रही है। खुद भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बिना सोचे ये कर रहे हैं कि चुनाव आने दो, कुछ ऐसा कर देंगे, पाकिस्तान को ये कर देंगे, 2 बम गिरा देंगे, हम चुनाव जीत जाएँगे। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, वो पब्लिक धीरे-धीरे समझने लगी है। कि कुछ भी ऐसी घटनाएँ होती हो, चुनाव के आस-पास ही क्यों होती है। अगर इनकम टैक्स वहाँ कहीं पर सक्रिय होती है, तो जब सरकारें जो है वो बनानी हो या सरकारें बिगाड़नी हो, उसी वक़्त सीबीआई और इनकम टैक्स सक्रिय क्यों हो जाती है। नरेंद्र तोमर के बच्चे के बारे में जो बातें बताई जा रही हैं, जिस प्रकार के करोड़ों रुपए के आंकड़े की बात की जा रही है, तो वहाँ पर जो है कोई इंक्वायरी के लिए आईटी क्यों सक्रिय नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है अब धीरे-धीरे पब्लिक डोमेन में आ रही है और इसी चीज से जो है नैरेटिव धीरे-धीरे बदल रहा है। आज आप मध्य प्रदेश में देखिए, राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, बहुत सारी चीजें चलाने की कोशिश की इस प्रकार की। लेकिन वहां पर जो है वो स्कीम की चर्चाएं हो रही है कि आप 12,000 रुपये छत्तीसगढ़ में महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी दे रही है, तो वहां पर जो कांग्रेस है वो 15,000 दे रही है। अब पब्लिक जो है वो भी कैलकुलेटर लेके बैठी है। जैसे राजनीतिक लोग हैं, वो चुनाव जीतने के लिए कैलकुलेटर पर स्कीम बनाते हैं, तो ये लोग भी कैलकुलेटर लेके बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से हमें ज्यादा फायदा हो रहा है या कांग्रेस को वोट देने से हमें ज्यादा फायदा हो रहा है। तो पिछले 5 साल में क्या हुआ, वो बातें अब हवा हो गई है। अब अगले 5 साल के अंदर कौन क्या देने वाला है, क्योंकि राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिए, छत्तीसगढ़ में ये बात की जाती है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि 500 रुपये में हम आपको गैस का सिलेंडर देंगे। भाई साहब, हमारे गुजरात के लोगों ने 156 सीटें आपको दी है, हम 1200 रुपये का गैस सिलेंडर भरा है, हमारा गुनाह क्या है। जो तो ये सारी चीजें हैं कि वोटर्स तो आपके हैं, आप सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा राज्य के अंदर आप शासन कर रहे हैं, तो सारी जगह पर 500 रुपए की सिलेंडर दो, छत्तीसगढ़ में क्यों दे रहे हो। तो ये बात लोग अब धीरे धीरे समझने लगे हैं कि ये चुनाव आता है तभी थाली में पुलाव आता है। जैसा चुनाव चला जाता है वो थाली भी चली जाती है, पुलाव भी चला जाता है। आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग जो है वो 5 किलो अनाज पर निर्भर है, उसका मतलब ये हुआ आपके 10 साल के शासन के अंदर जो परिवारों के वृद्धि होनी चाहिए थी आय की, जो उनकी रोजगार होने चाहिए थे उनके बच्चों के, वो नहीं हुए। वो सरकारी अनाज पर जो है वो निर्भर है, तो वो आपकी विफलता का ऐलान आप कर रहे हो और चुनाव में सीना चौड़ा करके बोल रहे हो कि हमने ये जो स्कीम है वो आपके वहां आपको दे रहे हैं, भेज रहे हैं। आप अगर 2,000 रुपए किसानों के अकाउंट में दे रहे हैं तो वो भी आपकी राजनीतिक विफलता है। जब वो अपनी मेहनत की कमाई जो है उससे वो अपना परिवार नहीं चला पाता, तभी जो है सरकारों को इस प्रकार की योजना लेकर लोगों के पास में जाना पड़ता है। और वहां भी हमने देखा है टैबलेट देने की बात होती है, कहीं पर कंप्यूटर लैपटॉप देने की बात होती है। वो आकाश टैबलेट की बात हुई थी, आकाश टैबलेट कहाँ पर गायब हो गया किसी को पता नहीं है। तो वो 15 लाख वाला जुमला है, वो बार बार लोगों को अब धीरे धीरे याद आने लगता है। जब कभी भी कोई वचन या वादा दिया जाता है, ये कहते हैं कि मोदी जो गारंटी देते हैं वो गारंटी पूरी होने की गारंटी देते हैं। मैं गुजरात के अंदर 10 गारंटी दिखा दूं जो आज तक पूरी नहीं। वो मुख्यमंत्री थे तब गारंटी दे के गए थे, उसके बाद में 4 मुख्यमंत्री बदल गए, वो खुद प्रधानमंत्री बन गए। हमारे धौलेदार सर के अंदर एयरपोर्ट आने वाला था, अभी तक नहीं आया। वो केजी बेसिन के अंदर जो नलका खोलेंगे घर में तो तेल आएगा, अब तो तेल भी नहीं आ रहा, पानी भी नहीं आ रहा।
तो ये सारी ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ बेच कर गए हैं। सी प्लेन बेच के गए, सी प्लेन बंद हो गया। गोगो रेरो फेरी बेच के गए, वो रोरो फेरी बंद हो गई। स्मार्ट सिटी बेच के गए, सूरत को सांघाई बनाने वाले थे, वो अभी तक इंतजार हम कर रहे हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो इनकी धीरे धीरे अब लोगों को समझ में आने लगी है कि जो वादा करते हैं वो वादा निभाते नहीं है। और दूसरी चीज है कि हम भावनात्मक मुद्दे पर या राष्ट्रीयता के मुद्दे पर या हिंदुत्व के मुद्दे पर एक बार वोट दे देते हैं, उसके बाद होता क्या है, उसके बाद 100-120 रुपए का पेट्रोल जो है हमारी गाड़ी में भरवाना पड़ता है। फिर जो है एग्जाम निकलते हैं गवर्नमेंट के, पेपर जो है लीक हो जाते हैं, बच्चों को रोजगार नहीं मिल पाता। अगर रोजगार मिलता है तो वो फिक्स पे 5 साल तक बंधुआ मजदूर मजदूर की तरह वो काम करते हैं। और होता ये है कि 5 साल के बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म कर देते हैं। तो सारी जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे, और बोल रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। इसके उदाहरण धीरे धीरे बढ़ते गए हैं। तो अब वो एक जंगल का गधा था, वो जंगल से बाहर निकलकर वो शाही बनाने के कारखाने में घुस गया, उसके ऊपर शाही गिर गई, वो जंगल में वापिस चला गया। लोग उनसे डरने लगे, ये कौन सा नया प्राणी आ गया, उसने जंगल पर राज कर लिया और बहुत बड़ी सभा कर दी। बारिश आ गई, शाही निकल गई, लोगों को पता चला कि ये तो गधा है, ये शेर नहीं है। तो अब धीरे धीरे जो है ये शाही जो है, ये जुमलों की बारिश में अब शाही निकलने लगी और लोगों को पता चल रहा है कि ये जो विश्व गुरु का चोला पहन के या दुनिया के सबसे बड़ा नेता बनने की कोशिश करने वाले लोग हैं, वो अपने ही देश के अंदर मणिपुर को नहीं संभाल पा रहे हैं। अपने ही देश में धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक काम किया, लेकिन वहां पर चुनाव नहीं करवा। पीओके में तो बाद में जाना, जम्मू कश्मीर में जाकर अपनी स्वतंत्र सरकार जो है लोकशाही तरीके से आप बना लो तो भी बहुत बड़ी चीज हो जाती है। लेकिन आपके ही देश के एक राज्य के अंदर चुनाव जो है वो आप नहीं करवा पा रहे हैं। दूसरी जगह है जो पूरा प्रदेश जल रहा है, उसमें आप बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। एक तीसरा राज्य है जहां पर आज भी चुनाव हो रहे हैं, वहां का मुख्यमंत्री ये कह देते हैं कि प्रधानमंत्री मेहरबानी करके हमारे राज्य में मत आना, हमें राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। तो ये किस प्रकार के विश्व गुरु बनने की कोशिश में, जहां नॉर्थ ईस्ट में आपको पांव रखने की जगह नहीं है, जहां साउथ इंडिया है उसमें आपके जो है सारी जगह पर जमानत जब्त होती है। 6 या 7 जो हिंदी बेल्ट राज्य है उसमें आप हिंदुत्व और ये राष्ट्रीयता वाला जो रेसिपी है वो लेके अपना खाना पकाने की कोशिश करेंगे, तो कितने साल तक, 10 साल तक आपने पका लिया। अब धीरे धीरे जो है ये बेस्वादा हो जा रहा है। और इसीलिए ये जो 3 दिसंबर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो नतीजे आएंगे वो नतीजे फिर एक बार उनकी जो हार की कड़ी है, जैसे आप टीम इंडिया अभी कर रही है ना कि एक के बाद जीतते जीतते सेमीफाइनल भी जीत गई। तो ये 3 दिसंबर को सेमीफाइनल का रिजल्ट आएगा और उस सेमीफाइनल का रिजल्ट तय करेगा कि फाइनल के रिजल्ट क्या होंगे। तो 2024 का जो नैरेटिव है वो 3 दिसंबर को तय होने वाला है। और आपकी बिल्कुल आपकी जो दहशत है, आपकी जो चिंता है वो वाजिब है। जब 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे उनके प्रतिकूल आ जाएंगे तो हमें सबको ये बात से आशंकित रहना चाहिए कि कुछ ऐसा हो जाएगा जो करने से ये लोग 2024 में ये सारे मुद्दों को भुलाकर जीतने की कोशिश करेंगे। और उस कोशिश के अंदर हम नागरिक चेतना को किस प्रकार से जगा सकते हैं, उनको इस बातों से कैसे जो है अवेयर कर सकते हैं, उस पर जो है वो पूरा वातावरण जो है वो निर्मित होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक ही जो चीज है वो बार बार नहीं चलती। अगर चुनाव के वक्त ही अगर ऐसा ही कुछ हो जाता है, क्योंकि पहले तो वो राम मंदिर वाला चलेगा पूरे जनवरी में, तो वो जनवरी महीना जो है वो राममय करके निकल जाएगा। फिर फेब्रुआरी और मार्च 2 महीने हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, तो जो चीज है वो सारे मुद्दे को, सारी विफलताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को एक सेफ पैसे दे, ऐसी कोशिश हो सकती है। लेकिन मैंने जैसे बताया अब धीरे धीरे उनकी जो कोशिशें हैं वो अब ये पत्ता जो है वो खुल गया है, तो लोग को पता चल जाता है। होगा तो भी लोग समझ जाएंगे कि ये चुनाव आया है इसलिए होगा। तो जितना फायदा पहले मिला है हो सकता है कि उतना फायदा भारतीय जनता पार्टी आगे इस चीजों का न उठा सके। जी।